हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। अब इसमें कुछ टॉपिक्स मज़ीद हमारे पास रह गए। सही। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने ऑब्जेक्ट्स बनाना देखे थे, हमने रिवीजन किया था, और उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर था। हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा था कि हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है। और फिर उसके बाद एक दूसरी चीज़ जो सी शार्प में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती थी कि हम नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं डार्ट के अंदर। नेम्ड कंस्ट्रक्टर में हमारे पास फंक्शन की तरह हमें इम्प्लीमेंटेशन नज़र आ रही थी, और हमारे मेन मेथड में जो हमारे एंट्री पॉइंट था वहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि नहीं होती कंस्ट्रक्टर में, हमें डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर मिल रहे थे, नेम्ड कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो हमने ये चीज़ें डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहीं तुम्हें समझ में आ गया था, जैसे तुमने यहाँ पर बनाया हुआ है वैसी इम्प्लीमेंटेशन पैरामीटराइज में नज़र आएगी। तो पैरामीटराइज पे हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ हमारे पास सेम फंक्शन बना हुआ है, प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, उसमें पैरामीटर्स हैं, वही सेम फंक्शनैलिटी है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके बाद हमारा रिवीजन आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में हमने डिस्कस किया था सी शार्प के अंदर हमारे पास होती 4 टाइप्स हैं, लेकिन चौथी टाइप जो है वो अलग है, थोड़ी सी डिफरेंट है, और वो क्या थी वो भी हमने लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। और जो चौथी टाइप है वो कौन सी होती है वो तुम बताओगे कि चौथी टाइप सोच के रखना कौन सी है चौथी टाइप, फिर मुझे बताना ज़रा कौन सी है। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस क्या होती है, ये चीज़ हमें देखना है और हमें रिवाइज करना है। तो सबसे पहली चीज़ भाई, इनहेरिटेंस करने के लिए क्लासेस का होना ज़रूरी। तो हमारे पास ये क्लास मौजूद है जिसका नाम दे दिया क्लास ए, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, मेथड मौजूद है, एक मेथड है, सही, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, बेस क्लास और पेरेंट क्लास। या तो बेस क्लास कह सकते हो या फिर पेरेंट क्लास। तो ये कौन सी क्लास होती है, जो पेरेंट यानी कि जिसको इनहेरिट किया जाएगा। क्लियर। जिसको इनहेरिट किया जाएगा वो क्लास तुम्हारे पास मौजूद है। अब किससे किया जाएगा, कौन इनहेरिट कर रही है, वो क्लास बी है तुम्हारे पास। सही। तो अब ये बताओ, ये जो तुम्हारे पास है, अब इसमें इंडिकेशन तो नहीं हुई हुई कि हमारे पास जो इनहेरिटेंस हो रही है वो आया कि कौन सी है। तो ये जो तुम्हारे पास एग्जांपल कहलाएगी कि भाई एक क्लास जो है वो इनहेरिट कर गई है, इनहेरिटेंस उसने कर ली है एक क्लास से, तो इसको क्या कहेंगे हम, इन तीनों में से जो ऊपर नाम दिए हुए कौन सी कहलाएगी, आएगी या हायरार्चिकल कहलाएगी, मल्टी लेवल कहलाएगी, या सिंगल लेवल। मल्टी लेवल तुम कह रहे हो, सिंगल लेवल, और बाकी हायरार्चिकल। इसका जवाब हमारे पास इसी में रखा है कि हम कितनी क्लास को इनहेरिट करवा रहे। इनहेरिटेंस, इनहेरिट जो कर रही है क्लास वो कितनी है, उनकी तादाद कितनी है। बी कर रही है ना, सिर्फ ए को सिर्फ बी कर रही है, तो इसका मतलब है एक ही क्लास कर रही है, तो इसका मतलब है ये लेवल क्या हुआ, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो ये पहली टाइप है हमारे पास कि सिंगल लेवल किस तरीके से होती है। क्लियर। हाँ, अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर दो क्लासेस को एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहा हूँ, बी भी ए से कर रही है, सी भी एक ही चीज़ें लेना चाह रही है, तो अब ये बताओ ये कौन सी टाइप में होगी। अब एक तो एलिमिनेट हो गई, जाहिर सी बात है, इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये तो अब काउंटेबल है ही नहीं। अब इसका मतलब है ये दो जो जो हमारे पास टाइप्स हैं, इसी में से कोई एक में से होगी, मल्टी लेवल में से या फिर हायरार्चिकल में से, कौन सी होगी, मल्टी लेवल। अच्छा, तो अब मैं इसकी डायग्राम बनाऊँ, इसकी डायग्राम हमारे पास किस तरीके से बनेगी, हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए मौजूद है, और ये क्लास ए मौजूद है। अब ये इनहेरिट कर रही है कौन सी क्लास, बी भी इसको इनहेरिट कर रही है और सी भी कर रही है। तो अब ये स्ट्रक्चर किसका नज़र आ रहा है,
ये मल्टी लेवल का नज़र आ रहा है, यानी कि पेरेंट है, अब उनके 2 बच्चे हैं, तो अब ये क्या मल्टी लेवल है? नहीं, एक चीज़ तो मैं पहले ही बोल के आ गया, सिंगल तो एलिमिनेट हो चुकी है। सिंगल तो मैंने खुद ही हिंट दे दी कि भाई एलिमिनेशन है इसकी, तो ये तो काउंटेबल है ही नहीं। सिंगल लेवल्स यहाँ तक थी कि हमारे पास एक क्लास इनहेरिट कर रही थी, यानी कि इसको इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था, इसका मतलब सिंगल थी। अभी क्या हो रहा है, बी और सी जो है दोनों इनहेरिट कर रही हैं एक क्लास को, तो अब ये बताओ ये हायरार्चिकल होगी? हायरार्चिकल की क्या एग्जाम्पल होती है? ट्री। और मल्टी लेवल जो है वो फिर अलग होता है कुछ। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ इस एग्जाम्पल में कौन सी टाइप में फिट करोगे इसको? सोचो सोचो किस टाइप में फिट किया जाएगा इसको। भाई इनहेरिटेंस एक के बाद एक हो रही है? नहीं, एक के बाद एक तो नहीं हो रही भाई। ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो ना, मैं ऐसे करता जाऊँ, इस डायग्राम को एक्सटेंड कर रहा हूँ। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबल, आगे और क्लासेस आए तो ये डायग्राम ऐसे एक्सटेंड हो जाए, तो ये क्या बन रहा है? ट्री बन रहा है। और इसी की एग्जांपल दी है कि भाई ट्री कहाँ होता है? ट्री होता है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस, यानी कि एक क्लास जब भी बहुत सारी क्लासेस की पेरेंट होती है, तो इसका मतलब है एक ही नोड से बहुत सारे चाइल्ड्स निकल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी होता है, जब भी ऐसे देखोगे कि भाई एक ही क्लास इनहेरिट हो रही है, यानी बी भी उसका काम लेना चाह रही है, सी भी उसका काम लेना चाहिए, मैं एक और क्लास बनाऊँ तो मैं बोलूँ ये भी क्या करना चाह रही है, क्लास डी जो है वो भी एक्सटेंड्स करना चाह रही है ए से। तो अब इसका मतलब है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मल्टीपल चीज़ों को डिफ़ाइन करते हुए इसको बता रहा हूँ कि भाई ये काम अलग अलग क्लासेस में इनहेरिटेंस ऐसे होने चाहिए। तो अब हर क्लास जो है वो ए को टारगेट कर रही है, तो इसको यहाँ पर क्लास सी के ही अंदर बना दिया हमने, तो यहाँ ये बनेगी यहाँ, और इसमें फिर हमारे पास कोई एक फंक्शन होगा, कुछ भी होगा। तो यहाँ ए से जो तुम्हारे पास फंक्शन 1 डिफाइन था मेथड, वो सब लेना चाह रही थी। तो यही डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएगी कि भाई ए बी सी डी एक और आ गई क्लास। तो ऐसे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसे ही हो कि हमारे पास एक ही जगह पे एक ही पेरेंट है और उससे एक ही चाइल्ड निकल रहा है और उसके बाद हमारे पास ऐसे हो रहा है, वो यहाँ पर भाई ऐसे भी चल सकता है। सही। तो इस तरीके से हमारे पास जब भी ऐसा तुम्हें सिचुएशन नज़र आती है तो वो कहलाती है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब बची एक, तो वो जो एक बची है वो इसका मतलब है हमारे पास दूसरा पैटर्न होगा। सही। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन आसान सी है कि मेन में तुम ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हो, ए का नहीं बना रहे, क्योंकि जब ए का बनाओगे तो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। सही। बना बी कर रहे हो क्योंकि ए तो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि एक सेफ साइड है, बेस क्लास है जो इसको भी कुछ प्रोवाइड कर रही है और इसको भी कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो ऑब्जेक्ट जब बनाया जाएगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाएगा, बी का बनाया जाएगा या फिर सी का या फिर डी का, क्योंकि उसमें एक तो फंक्शन यही होगा ऑलरेडी, और दूसरा फंक्शन क्या होगा, दूसरा फंक्शन होगा वो जो इम्प्लीमेंटेड क्लास है, यानी कि जो पेरेंट क्लास आ रही है उसका फंक्शन भी लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो बी है ये कितने फंक्शंस रिकमेंड करेगी, बताओ भाई। नंबर ऑफ फंक्शंस इसके पास कितने होंगे, एक होगा या फिर 2 होंगे, 3 होंगे, कितने होंगे? 2 होंगे फंक्शंस, क्योंकि एक इसका अपना होगा फंक्शन यहाँ पर और एक होगा ए का। तो यहाँ तुम्हारे पास जब ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट लगाओगे तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके जो हमारे डिफाइंड फंक्शन है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, वो 2 रिकमेंड किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है भाई कि हमारे पास इनहेरिटेंस जो है वो अचीव हो रही है। अब चला के देखोगे जाहिर सी बात है आउटपुट यही आना है, फंक्शन और फंक्शन 2 का रिजल्ट। तो चलाने का यहाँ पर पर्सपेक्टिव नहीं है, यहाँ पर है कि तुम्हें कोड समझ में आ जाए। सही। तो ये चीज़ हमारे पास रिवीजन स्टेट में चल रही है, सी शार्प में भी हमने डिस्कस किया था ये चीज़ें, तो काफ़ी टाइम हो चुका है, भूल चुके होगे। तो अब देखो हायरार्चिकल हो गया, सिंगल लेवल हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। अब बची एक मल्टी लेवल। अब तुम मल्टी लेवल खुद बनाओगे कि मल्टी लेवल होगी क्या,
यहाँ पर हमने ये सब तो कर लिया। अब मल्टी लेवल में क्या होगा प्रोसेस, ये है पेरेंट क्लास। अब मल्टी लेवल में आगे कैसे एक्सटेंड होगा, कुछ क्या हो सकता है। मेरे पास 3 क्लासेस वही है, ए बी एंड सी। तो अब इसमें मल्टी लेवल की एग्जांपल कैसे बन सकती है। हाँ, तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास बी जो है वो इनहेरिट कर रही होगी ए, और फिर उसके बाद यहाँ पर सी, यानी कि यहाँ हायरार्चिकली नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 बाय 1 एक क्लास दूसरी क्लास को प्रोवाइड कर रही है, और फिर उसके बाद तीसरी क्लास जो है वो चौथी को प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से जब सिचुएशन बन जाएगी तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे पास सिनेरियो बन जाएगा मल्टी लेवल का। और कैसे बनेगा वो यहाँ पर देखो कि भाई बी किया ए से, सी में हम क्या कर रहे थे, पिछली एग्जाम्पल में हम ए से ही कर रहे थे एक्सटेंड, यहाँ हमने क्या किया, कनेक्टेड कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, बी को दे दिया यहाँ पर। अब इसका मतलब है बी में क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है बी में वो ऑटोमेटिकली सी के अंदर आएगा। यानी कि यहाँ जो ऊपर वाली 2 क्लासेस हैं, ये जो मेथड्स हैं, ये सी के पास आ चुके हैं, यानी कि अब ये 3 फंक्शंस को ले सकता है। और अगर मैं ई को दे दूँ तो ये सबसे छोटा चाइल्ड, तो वो सबसे छोटा चाइल्ड जो होगा वो यहाँ पर एक्सटेंड करते हुए आ रहा है। इसका मतलब है सिंपल सा कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन जितनी भी है, तीनों क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन वो इस ई के ऑब्जेक्ट में होंगी। यानी कि अगर ई का ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो ऑब्जेक्ट डॉट किया जाए, तो मेरे पास यहाँ पर 4 क्लासेस जो ऊपर की मौजूद थी, 3 क्लासेस जो मौजूद थी, उन तीनों के फंक्शंस आ रहे हैं, यानी कि 1 2 3। चौथा हमारे पास किसका है, चौथा हमारे पास है ई का खुद का अपना। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो इनहेरिटेंस की टाइप्स हैं वो होती हैं। और एक हमने खुद डिस्कस किया था कि जब हम इनहेरिटेंस डिस्कस कर रहे थे तो हमने चौथी जो है वो ऐसे ही नहीं पढ़ी थी। चौथी हमने एक टॉपिक कवर किया था, उस टॉपिक के बाद हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। तो यहाँ वो टॉपिक इन शॉर्ट डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ होगा, तो वहाँ पर हमें डायरेक्टली हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेंगे जो चौथी टाइप है। सही। तो वो चौथी टाइप खुद सोच के रखना कौन सी है टाइप, फिर जब पढ़ाऊँगा देखेंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना। पहले इसको इम्प्लीमेंट कर लो, उसको रन कर लो, दोनों एग्जाम्पल्स को बना के फिर आगे देखना। अच्छा भाई, चौथी टाइप कौन सी है, 3 टाइप तो हो गई, चौथी टाइप याद आई, मल्टीपल इनहेरिटेंस। सही। तो 4th टाइप हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है, और हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो इस कॉन्सेप्ट से तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। सही। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में लॉजिक क्या थी, क्या कर रहे थे उसमें, हमारे पास जो यहाँ एक्सटेंड्स के थ्रू जो कीवर्ड है वो इनहेरिट कर रहा है एक क्लास को, तो वहाँ क्या चीज़ थी, ये कुछ याद है या सिर्फ नाम ही याद आया इसका मल्टीपल का। हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन है, यहाँ पर हमारे पास एक क्लास का एक पेरेंट है। तो अगर हम यहाँ पर एक क्लास के 2 पेरेंट्स बनाना चाहें तो बस ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मल्टीपल इनहेरिटेंस पे। और वो कॉन्सेप्ट जो है वो चाहे तुम C# में ले लो एग्जाम्पल, तो वहाँ पर जो इम्प्लीमेंट कर रहे थे वो उससे नहीं हो सकता था सिंपल तरीके से। और यहाँ पर तुम्हारे पास ये जो एक्सटेंड का कीवर्ड नज़र आ रहा है जिसके थ्रू तुम सिंपल इनहेरिटेंस की 3 टाइप्स कर रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी C# के अंदर, बताओ ज़रा। C# के अंदर हमने किस चीज़ की हेल्प ली थी, हमने क्लासेस को तो पेरेंट नहीं बनाया था, हमने किसी और कॉन्सेप्ट को पेरेंट बनाया था। हमने इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को लिया था वहाँ पर, और इंटरफेस जो है वो क्या कर रहा था, उसमें सिर्फ फंक्शन की, हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन होती है, बॉडी नहीं होती। क्लियर। लेकिन यहाँ पर डार्ट के अंदर ऐसा नहीं है, डिफरेंट है। यहाँ पर तुम इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करके इंटरफेस नहीं बना सकते, जैसे तुम्हारे पास क्लास है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ पर इस कीवर्ड की चेंजिंग होती है जो तुम्हारी क्लास को क्या बना देती है, इंटरफेस बना देती है। सही। तो अब उसमें यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये जो लेक्चर इम्प्लीमेंटेशन है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या होगी, यहाँ इम्प्लीमेंट्स के अंदर
तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्लासेस तो सेम बनी हुई हैं, 3 क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन नीचे जो काम हो रहा है, जब एक्सटेंड किया जा रहा था तो वहाँ पर हमारे पास क्लास जो है वो पेरेंट बन रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्सटेंड का वर्ड तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि भाई हम जब एक्सटेंड लगाएंगे तो इसका मतलब है एक क्लास को पेरेंट बना रहे हैं। तो आप जब इम्प्लीमेंट्स लगा देते हो किसी क्लास के आगे, तो यहाँ पर अगर मैं इम्प्लीमेंट्स हटाकर एक्सटेंड्स को यूज़ कर लूँ तो एक्सटेंड्स में हमारे पास क्या होगा, वो सिर्फ एक क्लास का ऑप्शन देगा, कॉमा के बाद हमारे पास दूसरी क्लास को कंसिडर नहीं कर रहा, जो 3 टाइप्स में हम देख कर आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर दूसरे कीवर्ड की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो कीवर्ड क्या है हमारे पास, इम्प्लीमेंट्स। क्लियर? और अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दें इस चीज़ को, तो हमारे पास इंटरफेस का रूल क्या था, जब ये क्लास, अब देखो क्लास यहाँ पर इंटरफेस नहीं बनाई जा रही है, ये कंसिडर कौन कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड है, यानी कि ये इसको क्या बना रहा है, ये इसको कंसिडरेशन में ला रहा है कि भाई ये इंटरफेस है। यानी कि अब जब भी तुम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो जहाँ किया है, तो अब इसका मतलब है ये इंटरफेस तुम्हारे पास क्लियर कॉन्सेप्ट है कि ये इंटरफेस का काम कर रही है यहाँ पर। जब ही उसका रूल था कि जब इंटरफेस बन जाता है और इंटरफेस को कहीं पेरेंट बनाया जा रहा होता है, तो वो डिमांड करता है कि भाई मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर क्या होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंट करवाई जाए। यानी कि क्लास 1 डिमांड कर रही है कि भाई मेरा जो फंक्शन 1 है इसको क्या होना चाहिए, इसको इस क्लास 4 को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। और क्लास 2 क्या डिमांड कर रही है कि भाई ये जो फंक्शन 2 है ये भी क्लास 4 को इम्प्लीमेंट करना लाजमी है। जब ही क्या हो रहा है, जब ही हमारे पास एरर दे रहा है, और यहाँ पर लिखा हुआ है मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ class 1.func1 एंड class 2.func2। तो ये किसकी वजह से आ रहा है, ये इसकी वजह से। यानी कि एक्सटेंड लगाओगे तो इंटरफेस का काम नहीं करेगा, इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड लगाओगे तो इंटरफेस का काम करेगा। और हमारे पास जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो अचीव होना था कि भाई एक क्लास के डिफरेंट पेरेंट्स जो बन जाएं एक ही दफ़ा में, तो वो बन रहा है, यानी कि 2 पेरेंट्स हमारे पास बन रहे हैं। लेकिन यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम C# में करते थे कंट्रोल डॉट, तो कंट्रोल डॉट से हमारे पास क्या होता था, जो भी इम्प्लीमेंटेड क्लास है, जो भी चीज़ें उससे लेकर आनी है, तो वो हमारे पास क्या हो रही थी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्रिएट 2 मिसिंग ओवरराइड्स। तो अब ओवरराइड्स का मतलब क्या है, ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइड्स का मतलब क्या है, यहाँ पर डार्ट के अंदर ऊपर बाकायदा @override लिखा हुआ आ रहा है, जो कि तुम्हारे पास C# में ऐसे नहीं लिखा हुआ आता था, वहाँ बस डायरेक्टली ओवरराइड होता था। तो ये ओवररिडन का मतलब ये है कि भाई इस मेथड की कोई भी बॉडी थी, अब ये सिर्फ एज अ सिग्नेचर कंसिडर कर रहा है, क्योंकि इसमें इंटरफेस में कॉन्सेप्ट ही यही होता है जो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर वही रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरफेस ये खुद नहीं है। अगर ये खुद इंटरफेस होती क्लास, तो मैं क्या बोलता, मैं यहाँ पर इसमें ऐसा काम करता जो C# में करते थे, यानी कि सिर्फ नेम होता था, सिर्फ सिग्नेचर होता था, उसकी बॉडी नहीं होती थी। यानी कि इसको तुम बोल सकते हो अनइम्प्लीमेंटेड क्लास, यानी कि पूरी इम्प्लीमेंट क्लास नहीं है, ये इनकम्प्लीट। सही? तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का नाम भी दिया जा सकता है इनकम्प्लीट होना। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये क्लास है, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं लग रहा, जब तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, तो ये क्लास ही कंसिडर कर रही है। तो यहाँ क्या हो सकता है, तो वो ये दूसरी चॉइस दे रहा है कि भाई ये था फंक्शन, इससे कोई सरोकार नहीं है क्लास 1 में क्या था, ये इनकम्प्लीट ही कंसिडर हो रहा है इसके थ्रू। तो सिग्नेचर है, ये समझ रहा है भाई सिग्नेचर है, नाम था, इसकी बॉडी मुझे देनी है। तो बॉडी तुम्हारे पास कहाँ आएगी, बॉडी आएगी यहाँ पर, यानी कि जो एक्चुअल इस क्लास 4 में कंसिडर करवाओगे वो चीज़ तुम्हारे पास क्या होगी, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। यानी कि यहाँ पर तुम्हारा जो होगा काम वो यहाँ दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं होगा, कुछ और होगा, यानी कुछ और इम्प्लीमेंटेशन है, इस फंक्शन की चेंज हो गई है, पूरा मेथड चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। तो समझाने का मकसद क्या कि भाई मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे होती है, यानी कि एक से ज़्यादा क्लास अगर पेरेंट बनाना चाहो डार्ट के अंदर, तो वहाँ क्या यूज़ किया जाता है, वहाँ पर कीवर्ड यूज़ किया जाता है इम्प्लीमेंट्स का।
जो कि ये इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है ये कन्वर्ट कर देता है इसको एज एन इंटरफेस। यहाँ तक जब है, यहाँ इंटरफेस नहीं है। क्लियर? अगर यहाँ इंटरफेस होता तो इंटरफेस की पहचान होती है सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन और सिर्फ फंक्शन का सिग्नेचर। इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन की जो है वो कहाँ होती है, वो होती है चाइल्ड क्लास। तो इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करवा रहा है। ये जो कीवर्ड है ये करवा रहा है कैसे, ओवररिडन, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग का मतलब ही यही होता है कि भाई यहाँ कोई बॉडी थी, वो बॉडी अब क्या हो रही है, ओवरराइड हो रही है, यानी कि उसके ऊपर कुछ ओवरराइड किया जा रहा है, दोबारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। तो वही चीज़ इंटरफेस में ऐसे ही होती है पॉसिबिलिटी। क्लियर? तो यहाँ इस तरीके से जो भी फंक्शंस थे, जो भी यहाँ चीज़ें थी, वो तुम्हारे पास ऐसे आ रही हैं। हाँ, अगर तुम आगे मज़ीद लगा दोगे क्लासेस तो उसमें भी फिर एरर आना शुरू हो जाएगा जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। यानी क्लास 3 लगा दो तो इसका भी एरर देगा, इसको जब तक नहीं करोगे जब तक तुम्हारे पास एरर कंसिडर होता रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पर तुम्हारे पास तुम क्लास 4 का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो यहाँ फंक्शन 1 और उसके बाद तुम्हारे पास फंक्शन 2 आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। हाँ, सी शार्प से थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ डार्ट में दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो ये कीवर्ड है। क्लियर? इसको कर लो इम्प्लीमेंट। अच्छा भाई, हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं डार्ट को, यहीं पर ही हमारे पास एंडिंग हो गई है, सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट कोर्स की तरफ, फ्लटर। तो हमारे पास हमें सबसे पहली चीज़ जो भी हम देखते हैं सारी चीज़ों में, तो पहली चीज़ इंस्टॉलेशन देखते हैं हर कोर्स की कि भाई हमारे पास कैसे पैटर्न होगा, किस तरीके से सेटअप करना है। तो वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरीके से इंस्टॉलेशन की जाएगी और किस तरीके से सारा काम होगा, क्या चेक करना है, क्या क्या हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास हमें क्या रिक्वायर्ड है, जैसे डार्ट की एसडीके मौजूद थी हमारे पास, हमने डार्ट की एसडीके इंस्टॉल करी थी, सोर्स के फोल्डर में हमने रखी थी। इसी तरीके से हमारे पास फ्लटर की हमारे पास एसडीके होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्लटर, और यहाँ पर हमारे पास हम इस तरीके से सर्च कर लेंगे फ्लटर एसडीके। तो हमारे पास यहाँ पर वेबसाइट पे लेकर चला जाएगा जो कि फ्लटर की ऑफिशियल वेबसाइट है, flutter.dev। क्लियर? इसको भी सर्च करके ऐसे भी जा सकते हो, flutter.dev करके भी। तो यहाँ तुम्हारे पास पहला ही लिंक आ रहा है हमारे पास, फ्लटर एसडीके डाउनलोड। तो कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास वेबसाइट आ जाएगी, फ्लटर इज़ बैक एट गूगल I/O ऑन में। तो यहाँ इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा प्लेटफॉर्म आ गया। यहाँ से तुमने गेट स्टार्टेड किया, नीचे से भी कर सकते हो गेट स्टार्टेड। तो यहाँ फर्दर तुम्हारे पास गाइडिंग आ जाएगी कि भाई हमारे पास किस तरीके से इंस्टॉल करना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे इंस्टॉल करना है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी करंटली डिवाइस हमें खुद बता रहा है कि भाई ये विंडोज़ है, तो हमें विंडोज़ पे चाहिए। लिनक्स पे भी हो सकता है, मैक ओएस पे भी सेटअप हो सकता है। तो हम जाएंगे सिलेक्ट करते हुए करंट डिवाइस, हमारी ये आ गई विंडोज़। और देन हमारे पास हमारा मेन मोटिव जो है वो क्या होगा, चूज़ योर फर्स्ट टाइप ऑफ ऐप, यानी कि एप्लीकेशन की टाइप क्या है। रिकमेंडेड भी खुद कर रहा है क्योंकि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दी जिस पे डिपेंडेंट है फ्लटर, और फिर उसके बाद यहाँ हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड्रॉयड। तो अब यहाँ कुछ रिक्वायरमेंट दे रहा है कि भाई ये फुलफ़िल होनी चाहिए तुम्हारे पास, कि कितना CPU कोर्स है तुम्हारा, मिनिमम 4, रिकमेंडेड 8 है। मेमोरी इन GB, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भाई तुम्हारी रैम जो है वो इतनी रिक्वायर्ड है इसको। क्लियर? और फ्री डिस्क स्पेस कम से कम क्या होना चाहिए, 11। और रिकमेंडेड क्या बोल रहा है, 60। अगर 60 है तो वो और बेहतर है। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, पावर शेल होना चाहिए जो कि विंडोज़ खुद दे रही होती है, गिट मौजूद होना चाहिए, गिट सपोर्टेड होता है, तो ये चीज़ तुम्हारे पास होनी चाहिए। और दूसरा एक और तुम्हारा एंड्रॉयड स्टूडियो। सही? तो एंड्रॉयड जब हमारे पास जावा और कॉटलिन लैंग्वेजेस थी, तो जो मोबाइल एप्लीकेशन थी वो तुम्हारे पास फुली एंड्रॉयड पे बनती थी, उसमें VS कोड का कोई अमल दखल नहीं था। लेकिन फ्लटर ने यह आसानी कर दी कि तुम्हें सिर्फ यहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो से जो कि रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगी, लेकिन तुम अपनी एप्लीकेशन जो है वो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर ही रहते हुए बना सकते हो।
क्लियर, VS कोड के ही इंटरफेस पे रहते हुए इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ये फ्लटर ने आसानी करी है। क्लियर, और यहाँ तुम्हें बोल रहा है कि भाई जब तुम चेक करते हो कि फ्लटर की क्या फुलफिलमेंट हो चुकी है, यानी कि सारा मेरा काम एग्जैक्टली सही चल रहा है या नहीं, तो हम उस कमांड को लेते हैं फ्लटर डॉक्टर। ये होती है, ये बताती है कि भाई फ्लटर जो तुम यूज़ करने वाले हो वो सब चीज़ें रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही, या फिर कोई चीज़ रह गई है हमारे पास। क्लियर, तो यहाँ सारी रिक्वायरमेंट दे रहा है, कन्फिगर टेक्स्ट एडिटर और आईडी। अब उसमें ये बोल रहा है तुम टेक्स्ट एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड को भी यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो को भी यूज़ कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, और दूसरा इंटेलिजे आइडिया, तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है, यानी कि डिफरेंट एडिटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर देखो अब आ जाता है तुम्हारा इंस्टॉल द फ्लटर एसडीके। तो यहाँ पर इंस्टॉल किस तरीके से, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे आए, यहाँ पर तुम्हें ये दे देगा फ्लटर विंडोज़ 3.29.3 यानी कि अपडेटेड वर्जन। तो तुमने क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोडिंग के बाद कोई बड़ा काम नहीं है, तुम्हारे पास 1 GB का सेटअप है, और सेटअप इंस्टॉलेशन सेटअप नहीं है, ये है तुम्हारा SDK। और SDK कैसा होगा, यहाँ पर आओगे और तुमने देखा होगा सोर्स के अंदर तुम्हारा एक फ्लटर का फोल्डर रखा हुआ है, तो ये बिल्कुल फ्लटर SDK जैसे तुमने डार्ट SDK किया था वैसे ही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। और इसका पाथ मैं खुद बताऊंगा भी नहीं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, कि जैसे हमने डार्ट SDK को रिकॉग्नाइज करने के लिए पाथ लिया था, वैसे ही हम बिन में जाकर हमारे पास ये पूरा पाथ जो है वो किसको बता दोगे, वो बता दोगे तुम यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में आकर, अकाउंट में आकर, पाथ डिफाइनिंग में यहाँ कर दोगे डिफाइंड पाथ। सही, तो ये चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से होगी। और फिर उसके बाद तुम्हारी जो चेकिंग होगी वो क्या होगी, वो चेकिंग होगी कि तुम CMD पे आओ, और CMD पे चेक करो कि भाई तुम्हारे पास यहाँ पर ये कमांड तुम्हें क्या आउटपुट दे रही है, क्या चीज़, फ्लटर डॉक्टर। तो ये कमांड तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से कुछ आउटपुट शो करेगी, और आउटपुट शो करेगी तो नीचे तुम्हारे पास कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। अब जब तक ये आउटपुट शो कर रही है तो एक रिकमेंडेड चीज़ जो उसने बताई थी जो तुमने नहीं देखी हुई, गिट, इसको मैं नहीं बताऊंगा इंस्टॉल करना, ये गिट पड़ा हुआ है बाकायदा खुद ही, तो ये तुम कर सकते हो इंस्टॉल। एंड्रॉयड स्टूडियो करना पड़ेगा तुम्हें इंस्टॉल, तो यहाँ पर तुमने क्या लिखना है, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो। क्लियर, डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो लिखोगे तो सबसे पहला लिंक है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। क्लियर, इसको करोगे, इसको इंस्टॉलेशन करना लाजमी है, ये अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ तो तुम्हारा कोई भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि जो मेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यही फुलफ़िल कर सकता है, और ये इसी के पास सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ इसको भी डाउनलोड डायरेक्टली यहाँ से करना है। क्लियर, अब यहाँ पहले जेलीफिश था, यहाँ अपडेटेड होते रहते हैं, जेलीफिश था, उससे पहले हमारे पास दूसरा था वर्जन, अब ये मीरकट तुम्हारे पास नया अपडेटेड वर्जन आ गया। तो अब वर्जन कोई भी हो अपडेट करते रहते हैं ये लोग आईडी को, तो इसको तुमने डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन भी तुम्हारे पास आसान सी है। और यहाँ जब डाउनलोडेड हो जाएगा तुम्हारा प्लेटफॉर्म तो तुम्हें कुछ इस तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो नज़र आएगा, यानी कि इंस्टॉलेशन के बाद। तो इसमें तुम्हारी सी में स्पेस होना लाजमी है, इसमें ओपनिंग में टाइम लेता है, ओपन होगा तो वहाँ पर तुम्हारे पास कुछ चीज़ें आएंगी। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये इंस्टॉलेशन में कन्फिगरी स्टेप्स ही हैं ये, यानी कि यहाँ पर भी ये इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। क्लियर, तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये नहीं करना कन्फिग और इंस्टॉलेशन डायरेक्टली, तो मैं डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे ही जाना है, और डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा होगा। अब देखो ये फ्लेमिंगो है, ये दूसरा वर्जन चल रहा है, और जैसे तुम्हें अभी नज़र आया मीरकट है, तो कोई भी हो, उन्होंने किस लिए किया है, जैमनी को अपग्रेड करने के लिए। नीचे मुझे नज़र आ रहा है न्यू फीचर्स ऐड करने के लिए उन्होंने वर्जन्स क्या कर दिए हैं, अपडेट कर दिए हैं। सही, तो यही इम्प्लीमेंटेशन चलती रहती है। यहाँ पर दूसरा पॉपअप आया, डोंट सेंड, इसको क्लिक किया, और इसको क्लिक करने के बाद तुम्हारे पास दूसरा पॉपअप आएगा, उसको तुम देखो। तो जब तक ये ओपन कर रहा है तो यहाँ पर हम फ्लटर डॉक्टर पे देख लें, तो यहाँ देखो कुछ हमें एरर्स मिल रहे हैं। तो जब तुम फ्लटर डॉक्टर लिखते हो तो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से
ये आ जाती हैं रिकमेंडेड चीज़ें। क्लियर? तो यहाँ देखो क्या दे रहा है, फ्लटर चैनल तो दे रहा है, ये रिकॉग्नाइज कर लिया है इसने, सही। लेकिन क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, रिकॉग्नाइज जो नहीं कर पा रहा है यहाँ पर अनेबल टू लोकेट एंड्रॉयड एसडीके। ये सबसे मेन चीज़ है जो मैं अभी तुम्हें कह रहा था कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई एसडीके जो हैं एंड्रॉयड्स में जो प्रोवाइड करी हुई हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, वो एक्सेसिबल नहीं हो रही है, वो इंस्टॉल नहीं है। और वो क्यों नहीं है इंस्टॉल? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एंड्रॉयड स्टूडियो नॉट इंस्टॉल्ड, यानी कि कुछ चेकिंग करता है और वो चेकिंग प्रॉपरली होनी चाहिए, सही। बाकी चीज़ें जो चेक करके वो दे रहा है वो वेरीफाई कर रहा है। क्रोम है, सही है। विजुअल स्टूडियो है, डेवलप विंडोज़ ऐप। अब ये इसका क्यों मकसद है ये भी बताता हूँ, विजुअल स्टूडियो क्यों बोल रहा है, लेकिन इसका होना भी तुम्हारे पास नेसेसरी है जो तुम .NET के लिए करके रखे हुए होगे। एंड्रॉयड स्टूडियो पे नॉट इंस्टॉल्ड बोल रहा है, तो हमारे पास यहाँ कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है सेटअप। ये इंस्टॉलेशन सेटअप ही है आफ्टर डाउनलोडिंग। क्लियर? नेक्स्ट किया, तुमने क्या किया, स्टैंडर्ड पे ही रखा, कस्टमाइजेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट फिर अगेन करोगे, यहाँ दो आ रहे हैं तुम्हारे पास फ्रेमवर्क, ड्रैकुला और यहाँ पर लाइट, तो तुमने इसको ही सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पे गए। यहाँ जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको भी यहाँ तुम ऐसे ही रखते हुए चलोगे। वो जो एरर दे रहा था वो इसी का दे रहा था, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एंड्रॉयड की जो है वो तुम्हारे पास होनी चाहिए, वो तुम यहाँ से क्या कर रहे हो, यहाँ से गेट कर रहे हो और देन तुम यहाँ पर जा रहे हो नेक्स्ट करते हुए, और उसकी लोकेशन बता रहा है वो इधर है तुम्हारी। नेक्स्ट किया अगेन, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड कंपोनेंट मिसिंग। नेक्स्ट देन तुम्हारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा एंड्रॉयड एसडीके लाइसेंस। तो ये लाइसेंस एग्रीमेंट में सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ये सब तुमने यहाँ पर क्या करनी है, एक्सेप्टेंस करने के बाद यहाँ पर कर देना फिनिश। तो फिनिश करने के बाद तुम्हारे पास ये पूरी क्या करेगा, ये डाउनलोडिंग भी कर रहा है पैकेजेस की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की, और साथ साथ तुम्हारी इंस्टॉल भी पूरी क्या कर रहा है, कंपोनेंट्स के साथ इंस्टॉल्ड कर रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा इंस्टॉल्ड होगा तो तुम्हारे पास आगे फर्दर वेरिफिकेशन होगी। तो ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए फुलफिल, यानी कि इसकी ये डिमांड है। क्लियर? विजुअल स्टूडियो जो है ये वाला जो पार्ट है ये किस चीज़ के लिए, ये इसके लिए यहाँ लिखा हुआ है विंडोज़। अगर विंडोज़ ऐप बनाने के लिए जाते हो तो विजुअल स्टूडियो रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर मैं इसको ना करूं, मेरे पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पर चला सकता हूँ, मेरी एप्लीकेशन बनाने में कोई मसला नहीं आएगा। हाँ, अगर विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है फ्लटर के थ्रू तो वो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे विजुअल स्टूडियो को लेना पड़ेगा। क्लियर? अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पर नहीं है इम्पॉर्टेंट, और क्या लेना पड़ेगा वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ मेरे पास जब तुम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर रहे होते हो तो तुम्हारा क्या आता है, असल नहीं इंस्टॉलेशन के बाद की बात नहीं हो रही, इंस्टॉलर ये होता है। इसको जब ऑन करते हो तो तुम कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रहे थे, मैंने बोला था .NET का टिक मार्क करना होता है, हमने कोई और चीज़ें टिक मार्क करनी होती हैं, तो वो इंस्टॉलर हमें क्या कर रहा होता है, हमें गाइड कर रहा होता है, बता रहा होता है पूरे इंटरफेसेस में। तो कुछ ऐसे ही था हमारे पास इंस्टॉलर का पूरा इंटरफेस, हमने यहीं से प्रीव्यू किया जो भी किया। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर आकर तुमने मॉडिफिकेशन, यानी मॉडिफाई का मतलब है तुम डिफरेंट पैकेजेस कुछ और भी करना चाह रहे हो, तो मॉडिफाई करने पे तुम्हारे पास कुछ पैकेजेस यहाँ पे रिकमेंड करता है। अब वो रिकमेंडेशन यहाँ पर आएगी तो यहाँ से हमें उसमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जो कि विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन के लिए होता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा होता है, तो वो ये ऑप्शन होता है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++। ये वाला जो तुम्हारे पास है इसकी बात हो रही है। अच्छा, ये नहीं करना है, ये तो तुम एंड्रॉयड स्टूडियो खुद कर रहे हो, उसके लिए मोबाइल डेवलपमेंट का मसला ही नहीं है कोई। क्लियर? तुम्हें क्या है, तुम्हारे पास ये चेक मार्क करके इसको अपडेट करना होगा। अगर विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन वो बनानी है तो तुम्हें यहाँ पर चेक मार्क, जब भी ये सिर्फ यही डिमांड कर रहा है, यहाँ जो एरर दे रहा है ना, यहाँ पर अगर एरर देगा तुम्हारे पास तो वो यही डिमांड करेगा। यहाँ दे नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी क्या है, ये चेक मार्क्ड हुआ हुआ है, यानी कि इंस्टॉल्ड है।
क्लियर। तो अगर तुम टिक करोगे तुम्हारे पास नहीं होगा तो टिक करके कुछ ऐसे स्पेस आएगा, टोटल स्पेस रिक्वायर्ड 7.33 GB। लेकिन मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे यही थी, यही वाली चीज़ चाहिए थी। जब भी हमारे पास कोई एरर यहाँ पर इंडिकेशन नहीं हो रही, वो बोल रहा है भाई सेटिस्फाइड है, किसके लिए, विंडोज़ बेस्ड ऐप के लिए, मोबाइल ऐप की बात नहीं हो रही। मोबाइल ऐप के लिए ये पूरा सेटअप ये रहा, ये रिक्वायरमेंट होती है मोबाइल ऐप के लिए। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर यहाँ तक आओ, क्योंकि इंस्टॉलेशन हो रही है, इसके आगे मैं क्या बताऊँगा ये सारी चीज़ें। पहले इसमें देखो कि एंड्रॉयड स्टूडियो तुम्हारे पास भी क्या इंस्टॉल नहीं है। अगर सही है तो फिर रहना, उसको स्टॉप यहीं पर स्टक रहना, फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है नहीं हो, देखो चेक करो उसको एंड्रॉयड स्टूडियो को। ठीक से तुम्हारे पास आ रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसे ही आ रहा होगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो यहाँ देखो क्या करना है तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, SDK मैनेजर। सही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट मैनेजर ये प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हमने जो सारा काम किया है वो इसलिए किया है कि भाई हम मैनेजर्स को यूज़ कर सकें। क्लियर। तो SDK मैनेजर को ओपन करना है, और उसके बाद यहाँ पर देखो तुम्हें नज़र आ रहा है SDK टूल्स। इसने प्लेटफॉर्म इंस्टॉल कर दिया है, एंड्रॉयड API 36 ये कर चुका है। हमें क्या करना है, हमें टूल्स को फुलफ़िल करना है। अब टूल्स में ऐसा नहीं है सब पे चेक मार्क करना है, हमें कुछ चीज़ों को चेक मार्क करना है। जैसे यहाँ पर तुम्हें नज़र आ रहा है एंड्रॉयड SDK बिल्ड टूल्स। अब इसकी पहचान ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड दिया हुआ है इसने। यहाँ पर अगर डैश आ रहा हो, कभी डैश आ रहा हो तुम्हारे पास, तो इसका मतलब होता है यहाँ लिखा हुआ होगा अपडेट अवेलेबल। तो उसको क्या करना, उसको फ़ौरन जब भी रिकमेंड कर रहा हो तो उसको अपडेशन पे डाल दिया करो, क्योंकि बार बार क्या होता है अपग्रेडेशन वर्जन जो हैं वो क्या होते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं इसके। क्लियर। तो यहाँ जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एंड्रॉयड एमुलेटर हाइपरवाइज़र, एंड्रॉयड SDK। तो हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं हमारे पास। जो एक चीज़ यहाँ फुलफ़िल नहीं हो रही है, जो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं करता है, वो कौन सी होती है हमारे पास, एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स। तो ये भी इन डिमांडिंग होता है कि जब यहाँ पर तुम करोगे तभी हमारे पास देखो यहाँ दे रहा था, क्या दे रहा था, CMD लाइन टूल्स अनअवेलेबल है। क्लियर। यही चीज़ दे रहा था कि हमारे पास पॉसिबल में भी पॉसिबल होता है, यही अवेलेबल नहीं होता। वो बाकी चीज़ों को इंस्टॉल करके देता है, सिर्फ कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉल नहीं करता। तो मैं जब टिक मार्क करूँगा तो इसका मतलब है कि भाई ये इंस्टॉलेशन के लिए डाउनलोड करेगा, देन हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पर आगे जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, अप्लाई ओके, डायरेक्ट ओके भी कर सकते हो। तो फिर ये अपना क्या करेगा, कमांड लाइन टूल्स को इंस्टॉलेशन में ऐसे डालेगा। क्लियर। एक तो काम ये करोगे तुम, पहला काम ये होगा तुम्हारा, इसको करोगे, इसको डालोगे। अब वो जो तुम बोल रहे थे कि दूसरा मसला जो तुम्हारे पास आ सकता है, फेस कर सकते हो क्या, कि फ्लटर डॉक्टर लिखो और CMD तुम्हारा जा रहा हो। क्लियर। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है, जो एक पैटर्न है, उसको मैं नोटपैड दे दूंगा। पूरा नोटपैड पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, इंस्टॉलेशन गाइड। अगर ऐसा हो रहा हो कि तुम फ्लटर डॉक्टर लिख रहे हो और तुम्हारे पास नहीं आ रही हो वो चीज़, तो उसमें करना क्या है, उस सूरत में उसमें आइडेंटिफिकेशन करवा देनी है सबसे पहले। ये कमांड पूरी लिखी हुई है, यहाँ पर क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन पाथ है। क्या करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल में आना है और अकाउंट में आकर इस पाथ को यहाँ कर देना है डिस्क्राइब। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और अगेन यहाँ पर लेता हूँ, पाथ पे जाता हूँ और न्यू, और देन यहाँ पे पेस्ट। तो पहला काम होगा तुम्हारा कि भाई तुम ये कर दोगे कि भाई पावर शेल को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो। पावर शेल हमारे पास रिकॉग्नाइज हो जाए, ओके कर दिया, और फिर उसके बाद देखो तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, ओपन CMD एज एडमिन। अब जब तुम्हारा एग्जाम से लॉगिन है तो ये कोई पासवर्ड मांगेगा नहीं, CMD एज एडमिन करने पे कोई पासवर्ड नहीं आएगा। तो यहाँ तुमने क्या कर देना, ये दो पाथ्स को इम्प्लीमेंटेशन दे देनी है बस। तो ये किस लिए कर रहे हो, ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं मुसलसल बीच में मिनमिनाने की मुझे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये जो दो पाथ्स हैं, ये किस लिए कर रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो कि भाई जब तुम्हारा अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे फ्लटर डॉक्टर लिखने के बाद गायब हो जा रहा है तो इसी का सॉल्यूशन है ये। तो ये देख लो, इसको सुन लो, ये तुम्हारे लिए ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ फेस करोगे तो ये चीज़ें फॉलो करके तुम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या करना है,
इसको CMD के बजाय तुम पावर शेल पे भी क्या कर सकते हो, ईजिली विंडोज़ के रन कर सकते हो इस तरीके से। एंटर किया, अब यहाँ पर क्या है, रजिस्ट्री पाथ क्यों नहीं दे रहा, इसलिए नहीं दे रहा कि भाई मेरे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एडमिन से करना है। अब तुम करोगे क्योंकि यहाँ पर फैकल्टी को भी अलाउड नहीं होता, तो तुम यहाँ इससे करते हो तो तुम्हारे पास CMD एज एन एडमिन ओपन हो जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम से लॉग इन हुआ हुआ है। क्लियर? तो ये चीज़ें अगर नहीं हो रही है तो दोनों पाथ्स को सेट करना है, और देन तुम्हारे पास ये जो गिट की कॉन्फ़िग कमांड्स हैं इसको भी तुमने ऐसे ही सेट कर देना है, यानी कि रन करना है सबको एक एक करके। क्लियर? तो इसको भी रन करना है, तो रन ऐसे ही करोगे, चाहे वो पावर शेल पे करो चाहे वैसे करो। तो यहाँ पर ऐसे तुम्हारे पास ये गिट कॉन्फ़िग पहली कमांड, और देन तुम्हारे पास ये वाली कमांड जो है वो यहाँ ऐसे आ जाएगी। सही? तो इस तरीके से करोगे, CMD एज एन एडमिन करके ये डिफाइन करोगे, तो तुम्हारे पास फिर सर्च करोगे तुम्हारे पास फ्लटर डॉक्टर, तो होपफुली तुम्हारे पास फ्लटर डॉक्टर पे ये रिकमेंडेड जो तुम्हारे पास चीज़ें आ रही थी वो आ जाएंगी। क्लियर? तो ये पार्ट है तुम्हारे पास। अब तुम्हारा एक जो काम है वो क्या है, वो इसको करो इंस्टॉल। कौन सी चीज़ थी? SDK कमांड लाइन टूल्स, इसको करो इम्प्लीमेंट और इसको